तो क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत आपका एक चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। इसमें एक आपका टॉपिक है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट टॉपिक के जो लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं उसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही आता है। ऐसा कोई पेपर नहीं जाता है जिसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट का एक लैंग्वेज वाला प्रश्न ना पूछा गया हो। ये तो एकदम कंफर्म है, आप सभी को पता है। कोई मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए। और लैंग्वेज वाले प्रश्न लगाने में विद्यार्थियों को महा दिक्कत होती है। आज हम उस दिक्कत को दूर करने आए हैं। यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट के जो लैंग्वेज वाले टॉप 5 प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम सॉल्व कराएंगे। और तुम्हारा पेपर कोई भी सेट का हो, तुम्हारे पेपर में जो प्रश्न आएगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लैंग्वेज वाला, वो इन्हीं 5 प्रश्नों में से आएगा। सभी विद्यार्थी इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन 8 नंबर का ही आएगा। 5 नंबर में भी ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक देखेंगे। हर एक चीज़ को हम यहाँ पर समझा देंगे। सबसे पहले इन प्रश्नों को सीखने के लिए आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। थोड़ा स्टेप आपको याद दिला देते हैं। देखिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात किया जाता था, या कोई फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है कैसे चेक करते थे। जैसे कोई हमें फलन दिया जाता था, f(x) बराबर कोई फलन दिया जाता था, थोड़ा सा याद दिला रहे हैं आपको। तो आप क्या करते थे, एक बार अवकलन करते थे तो f' बराबर आपको कुछ वैल्यू मिल जाती थी। इसको आप क्या करते थे, समीकरण इसको 1 मान लेते थे जो फलन दिया जाता था, ठीक। और जब एक बार अवकलन करते थे तो जो आता था उसको समीकरण 2 मान लेते थे। फिर पुनः अवकलन करते थे, f'(x) आ जाता था, ठीक। ये जो आता था इसको समीकरण आप 3 मान लेते थे। फिर आप चौथे स्टेप में लिखते थे उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, ठीक है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए जो f' की वैल्यू होती थी उसे आप 0 के बराबर दिखाते थे, मतलब इस मान को 0 के बराबर दिखाते थे। और यहाँ से आपको x की कुछ वैल्यू देखने को मिलती थी। उन वैल्यूओं को क्या करते थे, जैसे x बराबर a मिला और x बराबर b, मान लीजिए 2 मान मिल गए आपको, ठीक है। जब आपने f' बराबर 0 दिखाया उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, तो x की मान लीजिए 2 वैल्यू आपको मिल गई। तो x बराबर a पर क्या करते थे, आप f'(x) की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू होती थी इस पर भी f'(x) की वैल्यू निकालते थे। अगर f'(x) की वैल्यू जो होती थी ऋणात्मक मिल जाती थी तो आप कहते थे कि x बराबर a पर जो फलन है वो आपका उच्चिष्ट है, कहते थे कि नहीं कहते थे। और अगर मान लीजिए इस वैल्यू पर f'(x) की वैल्यू धनात्मक मिल गई तो आप कहते थे कि x बराबर b पर जो फलन है वो हमारा निम्निष्ट है, कहते थे कि नहीं। इस तरीके से उच्चिष्ट और निम्निष्ट आप चेक करते थे। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालना होता था तो जिस x के इस मान के लिए जो यहाँ पर फलन निम्निष्ट है तो यही मान उठा करके इस फलन में रख देते थे, जो मान मिलता था वो निम्निष्ट मान होता था। जैसे x बराबर a के लिए यहाँ पर फलन उच्चिष्ट है तो x बराबर a इसी फलन में रख देते थे, जो वैल्यू मिलती थी उसे हम उच्चिष्ट मान कहते थे। तो इस तरीके से उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे कोई फलन होता है और उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये यहाँ पर आप लोगों को उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले कॉन्सेप्ट में बताया गया अच्छे तरीके से। सवाल भी इस पर मैंने आपको कराए हैं, लेकिन इसके अभी जो लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं वो हल करने में आप सभी लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे अगर ये बात समझ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहला प्रश्न आप सभी के समझ उठाया है और ये प्रश्न कई मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रश्न आपके जो भी आते हैं एग्जाम में 8 नंबर में ही आते हैं। यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न उठाए हैं एग्जाम में, इन्हीं 5 प्रश्नों में से ही कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, आप देख लीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो महत्तम आयतन वाले की बात कहेगी ना, महत्तम का मतलब उच्चिष्ट, आयतन को आप उच्चिष्ट दिखाइएगा बस, ठीक है। और इस वैल्यू पर आना चाहिए कि जो शीर्ष कोण है, अर्ध शीर्ष कोण, वो tan इनवर्स √2 हो। तो यहाँ पर मेरी बात को समझिएगा, अभी आप नहीं समझेंगे। सबसे पहले आप एक शंकु बना लीजिए। क्या बना लेंगे आप, एक शंकु बना लेंगे। इन्होंने एक शंकु है आपके पास, इस शंकु की ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि h है, ठीक। इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं r, ये केंद्र हो गया, ठीक है। और इस शंकु की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, ओके। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम l मान लेते हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो शंकु है, क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले, मतलब जो आयतन आपको दिखाना है वो तिर्यक ऊंचाई के पदों में होना चाहिए, ना त्रिज्या की बात हुई ना ऊंचाई की बात हुई, ठीक है। तो आयतन को आप तिर्यक ऊंचाई के पदों में बनाइए पहले, और उसके बाद उसको उच्चिष्ट दिखाइए, ठीक है। उच्चिष्ट किसको दिखाना, आयतन को, क्योंकि महत्तम आयतन की बात की गई, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो अर्ध शीर्ष कोण है, अर्ध का मतलब शीर्ष का आधा कोण, इसको थीटा मान लीजिए। तो वो कितना होना चाहिए, थीटा बराबर tan इनवर्स √2 होना चाहिए,
ठीक है। जब अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 हो या tan थीटा बराबर √2 हो तो जो शंकु का आयतन होना चाहिए वो महत्तम होना चाहिए, ये चीज़ प्रश्न में बोली गई। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे शंकु का आयतन। सबसे सरल भाषा में आपको सिखाएंगे हम शंकु का आयतन। आप शंकु का आयतन पढ़े हो 1/3 पाई r² h, सभी विद्यार्थी पढ़े हो। ये आपका हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ना यहाँ पर प्रश्न में r की बात बोली गई थी और ना यहाँ पर h की बात बोली गई है। मेंशन केवल एक बात की गई है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई के पदों में r और h का मान आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी। ठीक, आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाए, देखो थीटा के सामने भुजा लंब। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम साइन थीटा लगा दें, साइन थीटा बराबर लंब आर और बटे कड़ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कड़ होती है, तो एल हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर एल साइन थीटा आ जाएगा। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आर का मान एल के पदों में आ गया। इसी तरीके से अगर आप कॉस थीटा लगा देंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। ठीक है, तो आधार हो गया एच और कड़ हो गया आर इस थीटा के अकॉर्डिंग, तो एच बटे एल हो गया, आर नहीं होगा, एच बटे एल। तो यहाँ से जब एच का मान निकालेंगे तो एल कॉस थीटा आ जाएगा। हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर एच और आर का मान, क्योंकि यहाँ पर केवल तिर्यक ऊंचाई की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए अब आर के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, एल साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन आर का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया। एच के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ये इस तरीके से आयतन हो गया 1/3 पाई एल स्क्वायर और एल ये हो जाएगा एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब ये जो आपका आयतन आया है मान लीजिए आपका फलन बन चुका है, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। और इस आयतन को आपको उच्चिष्ट दिखाना है। ठीक है, कब, जब tan थीटा बराबर √2 हो या थीटा बराबर tan इनवर्स √2 हो, ये चीज़ कही जा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये जो फलन है थीटा के पदों में, तो हम थीटा के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन करेंगे वही उच्चिष्ट निम्निष्ठ वाले कॉन्सेप्ट से, तो ये आपको मिलेगा dv/d थीटा बराबर, देखिए पाई एल क्यूब बटे में 3 अचर पद वो बाहर हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं ना तो ये सारी वैल्यू अचर हो जाएंगी। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा में इसको फर्स्ट और सेकंड मान के हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा पहले हमारा छूटेगा, कॉस थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, साइन थीटा वो भी माइनस का, फिर प्लस लगाएंगे, दूसरा वाला फलन कॉस थीटा छूटेगा, साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का अगेन होगा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा। बताइए इतनी बात तो सबको समझ में आ रही। अब ये आपका हो जाएगा dv/d थीटा बराबर पाई एल क्यूब बटे में 3, और यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसको आप मानेंगे समीकरण 2। फिर मैंने कहा एक बार अवकलन करने के बाद हम पुनः x के सापेक्ष और या जो जिसके भी पदों में होता है फलन उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो फलन थीटा के पदों में तो लिखेंगे पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना हर एक सवाल में। तो पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2v/d थीटा स्क्वायर, और पाई एल क्यूब अचर तब भी रहेगा वो बाहर ही रहेगा, माइनस साइन क्यूब थीटा का जब आप अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का फिर अगेन करोगे तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, बाकी माइनस तो वैसे लगा रहेगा, प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2 फलन हो गए। ठीक है, तो इसका अलग जो है अवकलन करके यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे हमें यहाँ पर अवकलन किसका करना बताइए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, तो देखिए 2 हो गया। अब जब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का अवकलन करेंगे हम, तो इसमें एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट मान लीजिए कॉस स्क्वायर को मान लिया हमने, तो कॉस स्क्वायर छूटेगा, सेकंड वाले का अवकलन होगा साइन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा कॉस थीटा, फिर प्लस लगाएंगे, सेकंड वाला छूट जाएगा साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा का अगेन हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये प्लस वाला चिन्ह क्या बन जाएगा भैया, माइनस, क्योंकि कॉस का अवकलन माइनस होता है। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा, देखिए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कॉस क्यूब हो गया, और बाहर भी 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया 4। ठीक, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब ये अवकलन हो गया, इसी को उठा के यहाँ पर डायरेक्ट रख दीजिए क्योंकि अवकलन ही तो आपको करना था। चलिए यहाँ पर इसका अवकलन हम डायरेक्ट लिख देते हैं
2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। किसी विद्यार्थी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए -3 -4 जुड़ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इसमें भी है, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। पहले प्लस वाले को लिख लीजिए 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। ओके, ये दोबारा अवकलन हो गया, इसको हम समीकरण मान लेंगे 3। इतना काम तो करना ही है। अब हमको आयतन को ही तो महत्तम दिखाना है, महत्तम का मतलब उच्चिष्ट दिखाना है। इसको रब कर दे भाई, फिगर आपका हो गया यहाँ पर, क्योंकि जगह हमारे पास है नहीं। अब आयतन को ही महत्तम दिखाना है, तो महत्तम कैसे दिखाएंगे? हमने कहा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए सबसे पहले जो एक बार अवकलन करते हैं उसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। क्या लिखेंगे? उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। देखिए छोटा लिखना पड़ा मुझे, ये मेरी मजबूरी है। आप स्क्रीन को रोटेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बड़े होते हैं, हमने कहा ना 8 नंबर में आते हैं। तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए जहाँ पर एक बार अवकलन किए हैं, कहाँ पर एक बार अवकलन किए हैं? तो आप कहेंगे एक बार अवकलन यहाँ पर हुआ है। इसका मान कितना आया? तो आप कहेंगे पाई एल क्यूब अपान में 3, ब्रैकेट के अंदर कितना आया? माइनस का साइन क्यूब थीटा। ओके, और कितना आया? प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कितना है आपका? साइन थीटा। जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर दिखाते हैं और यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि ये समीकरण थीटा के पदों में है तो थीटा की वैल्यू आएंगी। ठीक, देखिए ये पूरा उधर जाएगा, 0 की तरफ 0 हो जाएगा। इन दोनों में हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कितना बचेगा भाई? अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लिए तो बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा, बराबर 0। अब जब हम देखो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को भी 0 के बराबर दिखा सकते हैं और माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इसको भी 0 के बराबर दिखा सकते हैं। एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, वही पुराना काम। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी, 0। और यहाँ से करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, साइन को उधर भेज देंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं, इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा इधर रहने दिया, कॉस को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, कॉस बट्टे में आ जाएगा, साइन बट्टे कॉस बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √2। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स √2। ये बात तो सभी विद्यार्थी समझते हैं भाई। ठीक, अब आपको इसी वैल्यू के लिए आयतन को महत्तम दिखाना है। समझ पा रहे हो ना? थीटा अर्धशीर्ष कोण ही तो था और थीटा बराबर 0 पर उच्चिष्ट नहीं होना चाहिए फिर, है ना? अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों वैल्यू पर। अब इस पर भी चेक करना है, इस पर भी चेक करना है। थीटा बराबर 0 पर किसकी वैल्यू चेक करेंगे? जो समीकरण 3 है जहाँ पर दोबारा अवकलन किया है, d2v/d थीटा स्क्वायर का मान। अब थोड़ा समझो, अगर d2v/d थीटा स्क्वायर है, इसमें थीटा का मान 0 रखेंगे तो 0 रखने पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर 0 मतलब ये प्लस का 2 रहेगा। +2 का गुणा अगर प्लस वाली संख्या से होगा तो हमको d2v/d थीटा का स्क्वायर का मान कितना मिलेगा? धनात्मक ही मिलेगा। अर्थात जब धनात्मक मिलेगा तो थीटा बराबर 0 पर फलन क्या होगा? निम्निष्ट। और हमको आयतन को निम्निष्ट नहीं दिखाना, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, लिख लेंगे थीटा बराबर 0 पर फलन क्या है? निम्निष्ट है। थीटा बराबर 0 पर क्या है? निम्निष्ट है, आयतन है। आयतन निम्निष्ट है ना, dv/d थीटा स्क्वायर आयतन निम्निष्ट है। और हमको तो उच्चिष्ट आयतन दिखाना है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर निकाल लेंगे हम किसकी वैल्यू? d2v/d थीटा स्क्वायर की। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर कितना है आपका? तो आप कहेंगे पाई एल क्यूब बाई 3, तो पाई एल क्यूब बाई 3 हो गया। चलिए यहाँ पर निकाल के ही दिखा देते हैं। यहाँ पर 2 कॉस क्यूब थीटा लिखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 कॉस क्यूब थीटा, अगर यहाँ से देखिए थोड़ा सा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं है? तो जब आप इस कॉस क्यूब थीटा को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल हो जाएगा। देखिए इसके स्थान पर लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा और -7 साइन स्क्वायर थीटा
इंटू में कॉस थीटा। अब माइनस के 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा से 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा घटाओगे तो माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा कि नहीं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखिए ये वैल्यू नहीं रखी जा सकती, देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स √2 रख दीजिए, लेकिन जिससे आया, जैसे यहाँ से आया 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा से तो आया, तो इस रिलेशन को यहाँ पर रख दिए और रखने पर देखिए माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा मिला। मतलब ये संपूर्ण वैल्यू जो यहाँ से मिलेगी d2v/d स्क्वायर, ये कुल मिलाकर के ऋणात्मक मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? ऋणात्मक। और अगर इस वैल्यू पर मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर d2v/d स्क्वायर का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब इस वैल्यू के लिए जो आयतन है वो महत्तम है या उच्चिष्ट है। तो लिखेंगे अतः थीटा बराबर tan इनवर्स √2 के लिए शंकु का आयतन महत्तम होगा। यही चीज इस प्रश्न में आपको सिद्ध करना था भैया। इस तरीके से आपको कार्य करना है। अभी आपको हम टोटल 5 प्रश्न सॉल्व कराएंगे, तो आपको जाना नहीं है ना बोर होना है, ठीक है। सवाल थोड़ा बड़े हैं, लेकिन सोचो अगर समझ गए तो एग्जाम में आपको पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे। फ्री के नंबर है भाई, ठीक। एक बार सीख लीजिए थोड़ा समय दे करके। चलिए इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। अब मेरी बात को समझिएगा, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये उच्चिष्ट निम्निष्ट के लैंग्वेज वाले प्रश्न में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कहा यह गया है कि एक शंकु है, ठीक, और इस शंकु के अंतर्गत मैक्सिमम वक्र पृष्ठ वाला एक जो है बेलन रखा गया है। ये समझ लेते हैं कि बेलन हमने रख दिया है इसके अंतर्गत। आई कुछ बात समझ में? ये हमने बेलन रख दिया। बेलन को थोड़ा सही बना लेते हैं, दिख जाए यहाँ पर अच्छे से। ये हमने एक बेलन बना लिया, ठीक। ये शंकु की ऊंचाई है और शंकु के केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो शंकु की त्रिज्या होगी। मान लेते हैं कि शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है। कितनी भैया? स्मॉल आर है। मान लेते हैं कि जो शंकु की त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। अच्छा, ये अगर हमने यहाँ पर एक बनाया है बेलन, आप देख सकते हो ये किसके अंतर्गत है? शंकु के अंतर्गत है। प्रश्न में जो बोला जा रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, कुछ भी अतिरिक्त नहीं बताएंगे, जिससे आपको समझ में आए। अब ध्यान दीजिएगा, हम नाम भी दे सकते हैं। जैसे हमने इसको नाम दे दिया ए, ठीक, इसको नाम दे दिया बी, सी, और इसको नाम दे दिया डी, ई, एफ, और इसको नाम दे दिया जी, और इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया नाम पॉइंट जानने के लिए, पहचानने के लिए। अब इन्होंने ये क्या कहा? इन्होंने प्रश्न में ये कहा कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले बेलन, इस बेलन जो आपने बेलन बनाया है, इस बेलन को आपको महत्तम यानी उच्चिष्ट दिखाना है। लेकिन उच्चिष्ट कब दिखाना है? तब दिखाना है जब इस बेलन की त्रिज्या, जैसे बेलन की त्रिज्या को हम x मान लें। कितना मान लें? x। बेलन की त्रिज्या को x मान लें, तो जो बेलन की त्रिज्या है वो इस शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ जो होता है महत्तम होता है। इस कंडीशन को दिखाना है, प्रश्न में ये बोला गया है। इसके लिए हम करेंगे क्या? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर हमें जो है बेलन का हम वक्र पृष्ठ की बात करें, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो आप सभी कहेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। अब अगर हम बात करें तो ये वाली जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई, ये तो शंकु की ऊंचाई है, लेकिन बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ईजी के बराबर हो जाएगी कि नहीं? बेलन की ऊंचाई तो यही तक है ना, तो ये ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको बेलन का वक्र पृष्ठ दिखाना है, तो हमको बेलन की ऊंचाई लेनी पड़ेगी। तो बेलन की जो त्रिज्या है वो x है, तो x हो जाएगी, और बेलन की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है? तो आप कहेंगे ईजी है, तो उसको ईजी लिख देंगे हम। अब ईजी का मान पता नहीं, तो ईजी का मान निकालेंगे कैसे? इस आकृति को आप देखिए, यहाँ पर एक आपका, यहाँ पर आप देखिए ये आकृति कुछ ऐसे बन रही। समरूपता वाला आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्या होता है? दो सेम आकृतियाँ जो होती हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो इसको देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। ये दो, ये अंदर छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि
दो एक जैसी आकृतियों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। जैसे इस छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो ये है, बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो ये भुजा है। ठीक, तो अगर हम छोटे वाले त्रिभुज की भुजा पहले ईजी ले रहे हैं तो फिर हम बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी लेंगे, एओ लेंगे। अब जैसे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हम ले लें जीसी, तो बड़े वाले त्रिभुज की जो भुजा होगी ये वाली संगत भुजा वो ओसी होगी। ये आप कक्षा 10 में पढ़ते चले आ रहे हो, थेल्स प्रमेय में भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। हमको ईजी का मान चाहिए, ईजी का मान चाहिए ना, क्योंकि अगर वक्र पृष्ठ मैक्सिमम दिखाना तो ईजी तो पता होना चाहिए। एओ की बात करें, एओ एओ कहाँ है, ओ यहाँ है, ए यहाँ है। एओ जो है ये संग की ऊंचाई है, एच है। और अगर जीसी की बात करें तो जीसी का मान नहीं पता है हमको, ओ से लेकर के सी तक का मान आर पता है, यहाँ से यहाँ तक की एक्स पता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आर से एक्स को घटा दे तो जीसी का मान पता चल सकता है, यानी जीसी के स्थान पर आर माइनस एक्स लिख सकते हैं। ओसी की बात करें तो ओसी टोटल है आपकी आर। यहाँ से अगर हम ईजी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा एच आर माइनस एक्स और बट्टे में कितना भाई आर। ईजी का मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे। ईजी का मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं, तो वक्र पृष्ठ को मान लीजिए हम एस से लिख देते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ को हमने एस से लिख दिया, एस बराबर 2 पाई एक्स। ईजी का मान रखेंगे कितना है, एच आर माइनस एक्स और बट्टे में कितना हो जाएगा आर। बहुत ध्यान से भैया समझिएगा, थोड़ा समय देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये वक्र पृष्ठ आ गया। इसी वक्र पृष्ठ को इस कंडीशन पर उच्चिष्ट दिखाना है जब x बराबर r/2 हो, बस ये दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ये फलन मिल चुका है हमें, ये फलन x के पदों में है, इसको समीकरण 1 मानेंगे, वही उच्चिष्ट निम्निष्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, एक बार अवकलन करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए एक बार वाले अवकलन को 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखने पर भैया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा s डैश। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा 2 पाई और यहाँ पर h भी बाहर हो जाएगा, बट्टे में r भी बाहर हो जाएगा। r का पहले अभी एक बार अवकलन नहीं करते, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पाई h बटे r, अचर को अलग कर लेते हैं, x का अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, r x माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तब अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अभी x के सापेक्ष अवकलन ना करें, अभी अवकलन किया ही नहीं। अब लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन। अभी मैंने उसको केवल सुधारा है फलन को थोड़ा सा, ठीक है, अवकलन करते बने, क्योंकि फलन सही लिखा होगा तभी तो करते बनेगा। अब एक बार अवकलन करेंगे तो ये एस डैश बन जाएगा। उधर फिगर को रफ कर देते हैं जिससे आपको सब दिखाई पड़े। ठीक है, फिगर का काम यहीं तक था, बाकी फिगर का काम कहीं तक नहीं है आगे। ठीक, अब हमको केवल कंडीशन निकालनी है x बराबर r/2 पर, जो फलन है वो उच्चिष्ट है, महत्तम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई h बटे में r, अचर को हमने बाहर कर लिया। एक बार अवकलन करेंगे तो देखिए r आपका बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2x हो जाएगा। एक बार अवकलन हो गया, पुनः हम क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः जब x के सापेक्ष अवकलन भैया करेंगे तो ये बन जाएगा s डबल डैश, बन जाएगा कि नहीं। अब ये आपका हो जाएगा 2 पाई h बटे में r, दोबारा अवकलन करेंगे तो आप सभी लोग जानते हो r अचर पद है, अचर पद का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। s डबल डैश बराबर -2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो -4 पाई h बटे में r आ जाएगा, जो कि आपकी एक ऋणात्मक वैल्यू है। अब लिखेंगे, ये आपकी बन गई समीकरण। देखिए एक बार अवकलन कर किए थे यहाँ पर और ये दोबारा अवकलन किया, इसको समीकरण 2 मान लिया, या उसको सबसे पहले वहाँ पर फलन जहाँ पर था इसको 1 मान लेते। ठीक है, यहाँ पर जैसे 1 माना था, एक बार अवकलन किया, कहाँ भाई गड़बड़ हो गया, एक बार अवकलन किया, इसको समीकरण 2 मानना था, और ये हो गई हमारी समीकरण 3। ठीक, ये हो गई समीकरण 3। अब हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए करते क्या है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए जो एक बार अवकलन किए होते हैं उसको 0 के बराबर दिखाते हैं। तो लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए जो एक बार अवकलन है यानी एस डैश, उसको 0 बराबर दिखाएंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वही पुराना काम हम करेंगे, अभी 5 सवाल सीखोगे सब जान जाओगे। एस डैश की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 2 पाई h बटे में r, और यहाँ पर है r माइनस का 2x बराबर 0। अब जब 0 बराबर दिखाएंगे तो ये पूरा अचर वैल्यू है, सब उधर 0 की तरफ चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ये r माइनस 2x बराबर 0 हो जाएगा, r बराबर 2x हो जाएगा, 2x उधर चला गया, x बराबर आ जाएगा r बटे में 2। ठीक,
x बराबर आर बाई टू, एक्स का एक ही मान केवल मिला है और इसी पर हमें चेक करना है कि फलन जो वक्र पृष्ठ है वो उच्चिष्ट है। तो लिखेंगे x बराबर आर बाई टू पर हम किसका मान निकालेंगे, डी टू सॉरी जो दोबारा अवकलन किया है एच डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एच डबल डैश की वैल्यू कितनी है, -4 पाई एच बटे में आर। अभी इस फलन में कहीं पर एक्स है ही नहीं, तो जब एक्स नहीं तो इसका मतलब एक्स बराबर आर बाई टू पर यही वैल्यू होगी और यही वैल्यू होगी तो ये वैल्यू कैसी है, आप कहेंगे ऋणात्मक है और ऋणात्मक है तो हम लिखेंगे अतः एक्स बराबर आर बाई टू के लिए जो फलन है ये एस है, एस क्या है आपका वक्र पृष्ठ वो क्या है आपका महत्तम है और पृष्ठ में यही चीज़ सिद्ध करने के लिए बोला गया था। बताओ कितना आसान है, आसान कि नहीं आसान, केवल प्रैक्टिस करनी है। ये 5 क्वेश्चन अच्छे से आप करके जाइएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए, अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी ले सकते हैं आप। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। आपको ये चीज़ सिद्ध करना है कि जो गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन होगा, एक गोला बनाएंगे उसके अंतर्गत जितना बड़ा आप शंकु बना सकते हैं उस शंकु का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन का 8/27 गुना होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखानी है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा हम यहाँ पर गोला बना लेते हैं। यहाँ पर गोला हमने बना लिया, जो बन गया इसी में समझना है आपको, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा गोला बना लिया। ये गोले का समझ लीजिए केंद्र है, ठीक। गोले के केंद्र से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितनी भैया, कैपिटल आर। ये प्रश्न में कहा जा रहा है कैपिटल आर त्रिज्या है, ये प्रश्न में दिया गया है। बाकी अभी कुछ यहाँ दिया नहीं गया, इस बात को यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा। कैपिटल आर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करें कि एक शंख बनाओ, इसके अंतर्गत विशालतम शंकु जितना बड़ा आप बना सकें। तो हमने इसके अंदर एक शंकु बना लिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक शंकु बना लिया, ठीक। अब इस केंद्र से शंकु की यहाँ तक की दूरी लाएंगे और ये यहाँ से इसको मिला देंगे। अब भैया ये जो दूरी होगी इसको नाम दे सकते हो आप ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया। ये ओ पॉइंट हो गया, इसको आप बी सी, इसको डी मान सकते हो और इस बिंदु को इससे मिला सकते हो। पहले इस बात को थोड़ा समझिएगा, फिगर को ही समझना है, सबसे मेन फिगर ही है। अगर आप बताओ इस केंद्र से यहाँ पर तक की दूरी कैपिटल आर है तो क्या ये कैपिटल आर नहीं होगी, होगी। अब इसके अंदर हमने जो शंकु बनाया, शंकु की त्रिज्या तो होगी, शंकु की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेते हैं। इसके केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस दूरी को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स दूरी हमने मान लिया। अब बहुत ध्यान से समझना, प्रश्न में ये कहा गया है, क्या कहा गया कि सिद्ध कीजिए कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन। कैपिटल आर त्रिज्या का ये गोला जरूर है, लेकिन इसके अंतर्गत जो शंकु है विशालतम शंकु का आयतन, कहने का मतलब है महत्तम आयतन दिखाना है शंकु का, ठीक है, जिस भी वैल्यू पर होगा। फिर जब आप आयतन निकालेंगे शंकु का महत्तम आयतन, वो गोले के आयतन का 8/27 गुना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। सबसे मेन बात इसी पर आ रही, तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन। जो शंकु का आयतन होता है सभी को पता है, v बराबर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम वैल्यू देखिए थोड़ा सा पहले रखेंगे 1/3 पाई। अगर हम एच की बात करें तो शंकु की जो ऊंचाई है वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल एक्स से के योग से मिलकर बनी है। और जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो अगर हम निकालेंगे कैपिटल आर के पदों में, कैपिटल आर के पदों में इसलिए निकालेंगे क्योंकि कैपिटल आर का मान ही दिया गया है। कैपिटल आर के पदों में ही हमको जो है पहले फलन को लाना है और उसके बाद अवकलन करना है, क्योंकि ना ये ऊंचाई की बात कर रहे हैं ना इसकी त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो उसको उसके पदों में तुमको फलन बनाना ही नहीं। इन्होंने तो कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्त की बात की है, तो हमको कैपिटल आर के पदों में शंकु का आयतन का सूत्र बनाना है। इस बात को दिमाग में रखना है, सबसे मेन बात ये। तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू इस त्रिभुज में अगर देखिए निकालेंगे, ये कड़ होगा कि नहीं, कड़ है कैपिटल आर स्क्वायर, लंब आपका एक्स स्क्वायर, आधार आपका प्लस आर स्क्वायर। अब जब यहाँ से आर का मान निकालेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर था तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम स्मॉल आर के पदों में यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल आर की बात ही नहीं की गई। तो हम स्मॉल आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच की बात करें तो एच की भी बात नहीं हुई, कैपिटल आर के पदों में ही लिखना है एच की वैल्यू भी। तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए एच जो है ये पूरी ऊंचाई हुई और ये पूरी ऊंचाई कैपिटल आर
प्लस स्मॉल एक्स के योग से मिलकर बनी है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये पूरा फलन कैपिटल आर के पदों में हो गया। अब आप आयतन को महत्तम दिखाइए, समझ रहे हो ना, ये इनके कहने का मतलब। तो अब ये फलन बन चुका है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, क्योंकि ये फलन एक्स के पदों में, तो एक्स के सापेक्ष क्या करने पर भैया, अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो एक्स के सापेक्ष लिखोगे अवकलन करने पर। यहाँ पर इस चीज़ को रफ कर देते हैं, ये चीज़ आप सब लोग समझ गए होंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी अपान में डी एक्स। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 1/3 पाई, यहाँ पर दो पद है, एक ये, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। सबसे पहले आप फर्स्ट छोड़ रहे हो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर छूटा, सेकंड का अवकलन करोगे, आर प्लस एक्स का जब अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष, तो आर अचर पद शून्य हो जाएगा, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाओगे, सेकंड वाला छोड़ोगे आर प्लस एक्स, फर्स्ट वाले का अवकलन करोगे, आर स्क्वायर का अवकलन शून्य अचर पद है एक्स के सापेक्ष, और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा आपका माइनस का 2x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से dv/dx बराबर आपको मिल गया π/3, ठीक है, या 1/3 पाई, बात एक ही, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस का 2xr हो जाएगा, 2x का गुणा x से करेंगे माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। ये आ जाएगा dv/dx बराबर π/3, और यहाँ पर देखोगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का आपका 2xr तो पहले से ही है। तो ये हो गई हमारी समीकरण 2, ठीक है। और जहाँ पर फलन बना था इसको आप मान सकते हो समीकरण 1। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो पुनः x के सापेक्ष, चलिए अवकलन इसका कर लेते हैं, क्योंकि महत्तम तभी तो हम दिखा पाएंगे। पुनः x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि हमारे पास देखो ये बड़े सवाल होते हैं ना, तो थोड़ी जगह कम पड़ जाती है, इसलिए आप स्क्रीन को रोटेट करके देखिएगा, आपको बहुत स्पष्ट दिखेगा, क्वालिटी भी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। ये हो जाएगा d2v अपान में dx स्क्वायर। जब दोबारा अवकलन करेंगे तो हमारे समझ से ये कितना आ जाएगा, देखिए आपका ये आ जाएगा π/3 ब्रैकेट के अंदर, देखिए आर स्क्वायर तो अचर पद हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका अवकलन शून्य, माइनस 3x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 6x, एक्स स्क्वायर का 2x और आगे 6x हो जाएगा, माइनस 2x आर का करेंगे तो आर अचर पद है ना, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2r आएगा। भाई बात आई समझ में। तो यहाँ से d2v/dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए पाई, और ये आपका हो जाएगा 6x प्लस का 2r, हमने ऊपर माइनस कॉमन ले लिया, बटे में 3, वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर, ठीक। इसको क्या मानेंगे भैया, समीकरण 3। अब महत्तम हमको किसे दिखाना है, प्रश्न को ध्यान से समझिए, महत्तम दिखाना था जो ये इस कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु है, इसका आयतन महत्तम दिखाना था। तो किस वैल्यू पर पहले महत्तम, वो आप देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए हम क्या करते हैं, जो एक बार अवकलन करते हैं उसको 0 के बराबर दिखाते हैं। उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए जो एक बार फलन का अवकलन किया जाता है उसको 0 के बराबर दिखाते हैं। एक बार अवकलन कहाँ पर हुआ है, आप कहोगे यहाँ पर हुआ है, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे, अर्थात dv/dx को हम 0 के बराबर दिखाएंगे। तो dv/dx में है कितना, तो आप कहोगे π/3 ब्रैकेट में है आर स्क्वायर, और आपका है माइनस का 2xr है, पहले लिख लिया इसको, फिर माइनस का 3x स्क्वायर है, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे, π/3 0 की तरफ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इसके फैक्टर कर लेंगे इस समीकरण के, इसको ले सकते हैं आर स्क्वायर 3xr से हमने 1 प्लस का xr जोड़ दिया, तो माइनस 3xr से में 1 xr जोड़ेंगे तो माइनस का 2xr ही आएगा, ठीक है। हमने जैसे द्विघात समीकरण के फैक्टर करते हैं वैसे हमने फैक्टर किया है, बस यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना 0। हम क्या करेंगे, इन दोनों में r कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा r माइनस का 3x, इन दोनों में भी हम क्या कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे x, तो हो जाएगा r माइनस का 3x बराबर 0। दोनों में हमको मिल जाएगा r माइनस का 3x कॉमन, और ये हो जाएगा r प्लस एक्स बराबर कितना 0। दोनों ब्रैकेट को हम बारी बारी से 0 के बराबर दिखाएंगे और x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो जब r माइनस 3x को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, r/3 है ना, आ जाएगा कि नहीं। और जब r प्लस एक्स को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर माइनस r आएगा, और ऋणात्मक वैल्यू आपको लेना नहीं, x बराबर r/3 पर क्या निकालेंगे, जो दोबारा अवकलन किए हैं उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो धनात्मक आ रही कि ऋणात्मक, तभी ये बात कंफर्म होगी कि आयतन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर कैपिटल r/3 पर d2v किसका dx स्क्वायर का मान। तो d2v/dx स्क्वायर का मान कितना आया है, तो आप कहोगे आपका मान आया है माइनस का पाई 6x प्लस का 2r बटे में 3, इतना ही तो आया है।
इसमें हम x बराबर कैपिटल R/3 रखेंगे। तो जब कैपिटल R/3 रखेंगे तो d2v/dx² जो भी वैल्यू आए हमें इससे नहीं मतलब, x का मान हम अगर R/3 रखेंगे 3 दूनी 6 2r + 2r ये आएगा कुल मिला के ऋणात्मक, क्योंकि आगे पहले से ऋण चिन्ह लग चुका है तो आएगा ऋणात्मक। तो हमको तो ऋणात्मक धनात्मक से ही क्लियर होता है, बाकी वैल्यू कुछ भी आएगी ऋणात्मक। अतः हम ये कह सकते हैं कि x बराबर कैपिटल R/3 पर जो शंकु का आयतन है वो क्या है, उच्चिष्ट है। शंकु का जो आयतन है वो उच्चिष्ट है या महत्तम है। शंकु का आयतन क्या है भैया, उच्चिष्ट है। आपको यही चीज़ दिखाना था किस वैल्यू पर पहले उच्चिष्ट है, और उच्चिष्ट है तो शंकु का आयतन निकालो। तब शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन देखिए यहाँ पर आया था समीकरण 1 में 1/3 पाई ब्रैकेट के अंदर r² माइनस x², फिर कितना है r + x। अब चलिए महत्तम आयतन निकाले तो x बराबर R/3 पर महत्तम है, लेकिन महत्तम आयतन निकाले तो जो ये आयतन आना चाहिए ये गोले के आयतन का 8/27 गुना आना चाहिए। चलिए सिद्ध करते हैं इस बात को। 1/3 पाई, ठीक, कैपिटल R², x के स्थान पर कितना रखेंगे R/3। जब R/3 रखेंगे तो R² बटे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, कैपिटल R, x के स्थान पर R/3 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो v बराबर आ गया 1/3 पाई। इसको सॉल्व करेंगे 9r से 1 9r² कम 9r² से 1r² जाएगा, कैपिटल 8r² बटे में 9 है ना, और गुणे में ये आपका हो जाएगा 3r, ये 4r बटे में 3। बताओ किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। आपको सिद्ध करना था कि जो शंकु का आयतन है ये गोले के आयतन का 8/27 गुना है। तो चलिए इस बात को यहाँ पर सिद्ध करते हैं। पहली बात तो इसको रब करते, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, नहीं बाद में आप कहेंगे फिर रब कर दिए। देखिए भाई यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देते हैं। आप सभी को पता है कि जो गोले की अगर त्रिज्या यहाँ कैपिटल R है तो गोले का आयतन कितना होगा, तो आप कहेंगे 4/3 पाई r³ होगा। अब इतनी चीज़ हम निकाल लेंगे इसमें से पहले। तो देखो 4 यहाँ से ले लिया, बटे में 3 यहाँ से ले लिया, पाई यहाँ से ले लिया, और r² r का गुणा r³ हो गया। अब गुणे में बचा कितना, आप कहोगे 8 बचा और नीचे 9 त्रिक 27 बचा, तो 8/27 बचा। तो ये आपका बचा इतना, मैंने इसको निकाल लिया, ये गोले का आयतन था, ठीक है। अब बराबर उधर क्या हो गया आपका v। देखो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिद्ध करना था कि जो गोले का आयतन है वो 8/27 गुना है शंकु के आयतन का। लिख सकते हैं अतः शंकु का आयतन बराबर, जो हमें प्रूव करना था, महत्तम शंकु का जो आयतन है वो कितना है, आप कहेंगे 8/27 गुणे में किसका, गोले का आयतन, और गोले की त्रिज्या भी कैपिटल R है, ठीक। यही चीज़ इस प्रश्न में हमको क्या करनी थी भैया, प्रूफ करनी थी। हमें उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये 8 नंबर वाला दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लीजिए, इसको रब कर देते हैं। तो अब चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण जो है साइन इनवर्स 1/3 होगा। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना, क्योंकि ये भी आपको कई मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा। इसमें उन्होंने कहा सबसे पहले कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें, इस क्वेश्चन में अगर शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जो शंकु होता है कुछ ऐसे होता है कि नहीं होता, बताइए। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो πr/l होता है, और नीचे वाले के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो नीचे होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो इस तरीके से शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो πr/l प्लस क्या होता है भाई, πr² होता है, ठीक है। तो ये शंकु का हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कह रहे हैं कि यदि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए मान लेते हैं s है, ठीक है, दिया है, तो s बराबर आपका हो गया πr/l और प्लस का πr²। आप सभी को पता है कि शंकु में जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसको हम l से व्यक्त करते हैं कि नहीं व्यक्त करते। तो अगर यहाँ से हम l का मान निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हम शंकु आपके सामने बना लेते हैं कि ये देखो, ये हमारे पास एक शंकु है, ठीक, शंकु को बना लेते तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये शंकु की ऊंचाई हो गई, ये शंकु की त्रिज्या हो गई r, और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई। अच्छा, ये ऊंचाई हो गई h। अगर हम l का मान निकालते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, πr, l का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका आ जाता है √h² प्लस r²। सभी लोगों को सूत्र पता है तिर्यक ऊंचाई का, और प्लस कितना हो जाएगा,
तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण, मतलब अब आपको आयतन लेना है और आयतन को महत्तम दिखाना है। उसके बाद जो जिस वैल्यू पर महत्तम मिलेगा उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो अर्धशीर्ष कोण आना चाहिए वो साइन इनवर्स 1/3 आना चाहिए। तो आपको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे शंकु का आयतन। तो जो शंकु का आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो एच का मान है, एच का मान नहीं दिया है लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया है, तो हम एच के मान को क्या करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल के मान से कन्वर्ट मतलब चेंज करेंगे। यहाँ से देखो, अगर हम एस का मान एस इस पाई आर स्क्वायर को इधर ले आए तो ये पाई आर स्क्वायर इधर माइनस का हो जाएगा, उधर हो जाएगा पाई आर और अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए पहले वहाँ से हम ऊपर से वैल्यू निकाल लेते हैं, तब शंकु का आयतन लगाते हैं, क्योंकि शंकु के आयतन में एच की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा एस, ठीक है, बटे में पाई आर, ये पाई आर गुड़े वाला इसके भी बटे में आ गया और पाई आर स्क्वायर के बटे में भी पाई आर आ गया। उधर आपका बचा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, नहीं तो सवाल ही समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा एस अपान पाई आर, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो एक आर बच जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, एक पक्ष में अंडर रूट होता है तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग किया जाता है, तो लिखेंगे वर्ग करने पर। क्या करने पर भैया? वर्ग करने पर। जब हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एस अपान में पाई आर माइनस का आर, इसका वर्ग कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, बराबर इधर वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, और माइनस 2ab, 2 इंटू ए के स्थान पर हो जाएगा एस अपान में पाई आर और बी के स्थान पर हो जाएगा आर, 2ab हो गया, बराबर इधर हो गया एच स्क्वायर और प्लस हो गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दोनों पक्षों में हो गया कैंसिल। ये आपका बचा कितना? एस स्क्वायर अपान में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और आपका क्या बचा भैया? एक आर से एक आर कैंसिल, ये बचा 2s अपान में कितना भैया? पाई, आर से आर कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया? एच स्क्वायर। बस हम करेंगे क्या? एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। क्या करेंगे भाई? एच की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको ये वाला जो अर्धशीर्ष कोण है इसको दिखाना, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। समझ पा रहे हैं ना? तो फिगर को थोड़ा रफ कर देंगे, अभी बाद में फिर बना देंगे। ओके, इसमें फिगर में ज़्यादा कुछ समझना वझना है नहीं, तो इस फिगर को यहाँ पर रफ किए दे रहे हैं, अभी बाद में फिर बना देंगे, क्योंकि जगह हमारे पास कम है और यहाँ पर सवाल बहुत बड़ा है। एच का जब मान निकालेंगे, स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा, ये अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट एस स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस का 2s अपान में पाई। आप देख सकते हैं स्क्वायर हमने इधर भेजा है बस। अब इस h का मान हम रखेंगे शंकु के आयतन में, क्योंकि शंकु का आयतन ही हमें महत्तम दिखाना। तो शंकु का जो आयतन होता है v बराबर कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो ये आपका हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। h की वैल्यू ऊपर से रख देंगे, है ना, h का मान रख देंगे। h का मान है अंडर रूट एस स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s बटे में पाई। आप कैलकुलेशन को देख करके जो है बोर मत होइएगा, बहुत आसान है सवाल, बस थोड़ा सा समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको। आयतन महत्तम की बात हुई कि नहीं क्वेश्चन में, तो आयतन को महत्तम दिखाएंगे। आयतन होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। एच कहाँ से आएगा? दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल से आएगा, वो उठा के यहाँ पर मैंने रख दिया। अब इसको महत्तम दिखाना है तो अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो फलन है अंडर रूट में, तो क्या इसका स्क्वायर कर लें? जब v का मान अगर महत्तम है तो v स्क्वायर का मान भी महत्तम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर, ठीक है, इतनी बात समझना, आप लिख लेना, चूंकि जब v का मान महत्तम है तो v स्क्वायर का मान भी महत्तम होगा। वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/9 पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर आर की पावर 4, अंडर रूट यहाँ हट जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से भी अंडर रूट हट जाएगा 2s अपान में पाई। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? तो ये आपका आ जाएगा v स्क्वायर बराबर, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1/9 गुणे में पाई स्क्वायर आर की पावर 4 गुणे में एस स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 2s अपान में पाई। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या क्या कैंसिल होने वाला उसको हम कैंसिल भी कर लेंगे,
इसी वक्त तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए ये जो हमारा फलन है ये आर के पदों में, तो हमें आर के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा भाई, इसका अवकलन करना ही पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं ना, चलो इसको हम अंदर से मल्टीप्लाई नहीं करते, थोड़ा आसान इसको बना देते हैं। इसमें यही तो खेल है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए तो ये थोड़ा सा फलन बड़ा बन जाएगा, अवकलन करने में आपको दिक्कत होगी। अब आपको आर के सापेक्ष ही अवकलन करना है, तो देखिएगा भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर। दोनों पक्षों में ई दोनों मतलब पदों में हम कॉमन कितना ले सकते हैं, 1/पाई स्क्वायर, नहीं 1/पाई कॉमन ले सकते हैं दोनों में। ओके, और आर की पावर 4 को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एस स्क्वायर आर की पावर 4 बटे में हमने पाई कॉमन लिया है और आर स्क्वायर, ये अंदर जाएगा आर की पावर 4 तो ये हो जाएगा 2s आर की पावर 4, हमने पाई कॉमन ले लिया है। ठीक है, और इसके बटे में कुछ बचेगा ही नहीं भाई, इस ब्रैकेट को ऑफ कर लिया। अभी हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा पाई बटे में 9, और ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एस स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा पाई, मानते इस बात को, और ऊपर आर स्क्वायर एक बचा -2s आर की पावर 4। अब ये फलन आपका जो है तैयार हो गया बनके, समझ रहे हो ना। कैलकुलेशन ही तो समझना है इन सवालों में, ऐसे थोड़ी 8 नंबर मिल जाते हैं। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको हमें महत्तम दिखाना है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर लिखेंगे, हमने कहा कि अगर v का मान महत्तम दिखाना है तो वी स्क्वायर का मान भी महत्तम होगा। अंडर रूट हटा दिया नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो कहीं भी फलन अंडर रूट में दिखाई पड़े तो उसको स्क्वायर कर लेना, v का मान महत्तम तो वी स्क्वायर का मान भी महत्तम होगा। अब ये फलन मिल गया, वही पुराना काम उच्चस्थ निम्नस्थ वाला, एक बार अवकलन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन को 0 के बराबर दिखाएंगे, वैल्यू निकाल करके उच्चस्थ मान दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि फलन आर के पदों में है, तो आर के सापेक्ष क्या करने पर भैया, अवकलन करने पर। चलिए आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डी वी स्क्वायर बाई में कितना हो जाएगा डी आर, यहाँ पर पाई बटे 9 आपका बाहर हो जाएगा। यहाँ पर चलिए अवकलन करते हैं, एस स्क्वायर बाई पाई अचर पद है, ये आपका बहिरे रहेगा, एस स्क्वायर बाई पाई, आर स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2r, और यहाँ हो जाएगा 2s आर की पावर 4 का अवकलन कितना हो जाएगा 4r क्यूब। मानते हैं इस बात को, बिल्कुल मानेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। आप देखिए आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वी स्क्वायर बटे में डी आर बराबर, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पाई बटे में 9 हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2s स्क्वायर आर, कितना हो जाएगा 2s स्क्वायर आर बटे में कितना हो जाएगा पाई, माइनस 4 और 2 का गुणा 8, ये हो जाएगा 8s आर क्यूब, 8s आर क्यूब। दिख रहा है ना, हमने एक बार अवकलन किया है तो ये मुझे मिला है, तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 2, इसको समीकरण 1 मान चुके थे जहाँ फलन मिला था। अब हम पुनः क्या करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन, पुनः आर के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, क्योंकि उच्चिष्ट किसी चीज़ को दिखाना तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, एक बार वाले अवकलन को 0 के बराबर दिखाएंगे। पुनः जब आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2v स्क्वायर बटे में डी आर स्क्वायर, और बराबर पाई बटे में 9। बहुत सावधानी के साथ फलन का अवकलन करना है। 2s स्क्वायर आर बाई पाई का जब हम अवकलन करेंगे तो 2s स्क्वायर बाई पाई, ये तो अचर पद है, ये है भैया है, आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आर क्यूब का 3r स्क्वायर, 3r कितना हो जाएगा 24s आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3, 2 बार भी अवकलन हो गया। अब लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए क्या करते हैं भाई, आप ही लोग बताइए। उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए जो एक बार अवकलन होता है, कहाँ पर एक बार अवकलन हुआ है, वहाँ पर हुआ है, इसको हम 0 के बराबर दिखा देंगे, अर्थात डी वी स्क्वायर अपान में डी आर बराबर 0। डी वी स्क्वायर बाई डी आर के स्थान पर कितना, तो आप कहेंगे पाई बटे में 9, और ब्रैकेट में है 2s स्क्वायर पाई बटे में कितना है, सॉरी यहाँ पर देखिए 2s स्क्वायर आर बटे में कितना है पाई, माइनस का कितना है, तो आप कहेंगे -8s आर क्यूब, इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे। जो चीज़ देखिए अचर है इसको तो उधर भेजेंगे, 0 हो जाएगा, ये आपका बचेगा 2s स्क्वायर आर बटे में पाई। ठीक है, अब ये उधर गया 0 हो गया, इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 8s आर क्यूब, एक s से एक s कैंसिल, 2 चौके 8 से ये आपका कैंसिल हुआ, एक r से एक r कैंसिल हुआ। अब बचा क्या, उसको इधर लिखते हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए भाई इसे रफ कर देते हैं फिर बताते हैं थोड़ा सा ना, इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इधर हम
रफ कर रहे हैं क्योंकि अभी आवश्यकता हमको किसकी पड़ेगी, आवश्यकता हमको एच वाले की पड़ेगी भाई। जब एच और आर निकलेगा तभी तो साइन थीटा बराबर हम लंब बटे कड़ लगाएंगे भाई, हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ बचा एक एस बटे में बचा एक पाई और उधर बचा कितना 4r²। तो यहाँ से जब r का मान निकालोगे 4 जाएगा बटे में, स्क्वायर उधर जाएगा, s बटे 4 पाई, r² बराबर s बटे 4 पाई, तो r बराबर √s बटे 4 पाई आएगा। r का मान आ जाएगा √s अपान 4 पाई। क्लियर। अब एक ही वैल्यू निकली है ना, तो हम इसी वैल्यू पर r बराबर √s बटे 4 पाई पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, d2v² बटे में dr² की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको बस इतना चेक कर लेना है कि धनात्मक की ऋणात्मक, और उच्चिष्ट बोला गया, महत्तम बोला गया तो ऋणात्मक ही आएगा, जाहिर सी बात। आप देख लो निकल के, इसमें मान रख लो r बराबर इतना आया है s अपान 4 पाई, या r² बराबर s अपान 4 पाई, अंडर रूट हटा दीजिए, r² का मान यहाँ पर रख के देख लीजिए, s अपान 4 पाई, 4 पाई से काटेंगे, 4 छंग 24, 6 हो जाएगा, और जब -18 से 2s करके कुछ घटाओगे तो माइनस का ही आएगा। आप घटा के यहाँ पर देख लेना r² का मान रख करके, d2v²/dr² का मान क्या मिलेगा, ऋणात्मक। बस आपको धनात्मक ऋणात्मक से मतलब है, आपको हिंट मिल गई यहाँ से। यहाँ देखो जब आप r² का मान रखोगे s अपान 4 पाई, 4 से 24 का काटोगे 6 आएगा, और 2 से 6 माइनस का घटाओगे तो भैया माइनस का 4 ही करके तो कुछ मिलेगा तो माइनस का। तो हम कह सकते हैं कि d2v²/dr² की वैल्यू क्या मिलेगी, ऋणात्मक। अतः हम कह सकते हैं r बराबर √s अपान 4 पाई पर शंकु का जो आयतन है, शंकु का जो आयतन है वो क्या है, महत्तम है। क्या है भाई, महत्तम है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब महत्तम है तो हम क्या निकालेंगे, h का मान। h बराबर उस समीकरण को देखिए, √s² अपान में पाई² r², और यहाँ पर r² का मान रख देंगे। हमने कहा r का मान अगर √s अपान 4 पाई है तो r² का मान कितना हो जाएगा, s अपान में 4 पाई, यहाँ r² था देख सकते हो, फिर -2s अपान में पाई। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो h बराबर हमें मिल जाएगा ये कितना मिलेगा, एक s से एक s कैंसिल, ऊपर एक s बचेगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल, नीचे आपका एक पाई बचा, s कैंसिल होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4s अपान में पाई बचेगा भाई। ओके, और ये माइनस का हो जाएगा 2s अपान में पाई, हर सेम है तो एक हर ले लेंगे भैया पाई, और 4s से 2s जाएगा तो ये 2s बचेगा। इस तरीके से h का मान मिल गया। नाउ अब हम करेंगे क्या, देखिए बात यहाँ पर हुई थी शंकु की, किसकी बात हुई थी, शंकु की। यहाँ पर देखिएगा शंकु को ध्यान से, शंकु में जो अर्धशीर्ष कोण होता है ये होता है। तो जब हम साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी r, है ना, और बटे में कड़ की अगर बात करें तो कड़ हो जाएगा l। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर r का मान आपका इतना आया है √s अपान में 4 पाई, तो √s अपान में 4 पाई रख देंगे। ठीक, चलिए उधर सॉल्व कर देते हैं, इधर दिखाई थोड़ा कम पड़ेगा तो हो सकता है समझ में भी ना आए, तो थोड़ा उधर सॉल्व कर देते हैं। इसको रफ कर दे भाई, चलिए इसको रफ कर देते हैं। सवाल काफ़ी लेकिन बड़ा है और आसान भी है। अगर आप समझ रहे हैं कंटिन्यू हमारी बात को तो ये आसान है, आप बीच में छोड़ के डर के चले जाएंगे तो थोड़ी समझ में आएगा। देखिए यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि h का मान ये होगा, r का मान ये होगा, ठीक है, महत्तम भी हो गया आयतन। अब यहाँ पर अगर हम शंकु बनाएं तो शंकु के इस अर्धशीर्ष कोण की बात हुई, ये h होता है, ये l होता है, ये r होता है, मानते इस बात को। तो अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर लंब हो गया r बटे में कड़ हो गया l, तो साइन थीटा बराबर r बटे में l बराबर होता है √h² प्लस r², मानते कि नहीं। और आपको h और r दोनों पता चल चुका है, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर r की अगर बात करें तो r की वैल्यू है कितनी, तो आप कहेंगे √s अपान में 4 पाई है, बटे में √h² प्लस r²। बहुत ध्यान से समझिएगा, √h² प्लस r², √h², h का मान कितना है √2s अपान में पाई, तो h² का मान कितना हो जाएगा, केवल 2s अपान पाई, स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट हट जाएगा, इधर h² हो जाएगा, प्लस r², r का मान अगर √s अपान 4 पाई है तो r² का मान s अपान केवल 4 पाई होगा। अब ये आपका आ जाएगा साइन थीटा बराबर, सॉल्व कर लो, ऊपर हो जाएगा √s अपान में 4 पाई, नीचे आप सॉल्व करोगे
तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देना, बस 4 पाई इसमें भी हो जाएगा और ऊपर बन जाएगा 4 दूनी 8s। ठीक, एक हर ले लेना 4 पाई, दोनों का हर सेम हो जाएगा 8s और एक s मिला करके 9s हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट s और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 9 का मान 3 हो जाएगा और हो जाएगा अंडर रूट s। अंडर रूट s से अंडर रूट s कैंसिल, साइन थीटा बराबर आपको मिल गया 1/3। तो जो थीटा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। और इस प्रश्न में यही चीज़ तो प्रूव करनी थी कि जो अर्धशीर्ष कोण है वो साइन इनवर्स 1/3 होता है, जो कि आपका प्रूफ हो चुका है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और मेरी नज़रों में बचा है जो कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लैंग्वेज वाले प्रश्न में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको भी बता देते हैं, फिर क्लास को हम द एंड करते हैं। एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए भाई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का जो योगफल है वो न्यूनतम है यानी निम्निष्ठ है। तो आपको हमने बताया था भाई, इस सवाल को एक बार बताया भी है, अगर दो संख्याओं का योगफल 15 है तो जो पहली संख्या हो जाएगी, जो पहली संख्या हो जाएगी भैया वो आपकी x हो जाएगी और दूसरी संख्या जो आपकी हो जाएगी वो आपकी 15 - x हो जाएगी। तभी दोनों का योग कितना होगा भैया, 15 होगा। प्रश्नानुसार ये बात बताई जा रही है कि इनके वर्गों का योग न्यूनतम है, तब संख्या बताना है। तो वर्गों का योगफल मान लेते हैं कि माना इनके वर्गों का जो योगफल है वो s है, x का स्क्वायर कर दीजिए और दूसरी संख्या आपकी 15 - x, इसका स्क्वायर कर दीजिए और दोनों के वर्गों का योग न्यूनतम हमें दिखाना है। तब किस स्थिति में जो है x का मान कितना होगा ये बताना है। वही चीज़ देखिए यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, आप इसका जब अवकलन करोगे तो ds बटे में dx, क्योंकि फलन x के पदों में x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x स्क्वायर का अवकलन 2x, 15 - x का होल स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2 15 - x हो जाएगा और फिर 15 - x का अगेन अवकलन करोगे तो 15 का 0 - x का -1। तो इस तरीके से ds/dx की जो वैल्यू मिलेगी वो 2x माइनस का 2 15 - x मिलेगी। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2। दोबारा क्या करोगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन तो d2s/dx स्क्वायर मिलेगा, 2x का अवकलन 2x का x के सापेक्ष अवकलन 1। यहाँ पर देखोगे 2 आपका हो गया बाहर। जब आप यहाँ पर 15 - x का अवकलन करोगे ना तो देखिएगा ऐसे ही, पहले देखो 15 दूना 30, इसका 0 हो जाएगा, -x का अवकलन +1, देखो -1 होगा और माइनस ये सूत्र प्लस हो जाएगा, +1 आएगा, 2 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको मान लोगे समीकरण 3। अब लिखोगे उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए आप सभी विद्यार्थी जानते हो, क्या जानते हो, जानते हो कि जो एक बार अवकलन किए होते हैं हम, जैसे यहाँ पर ds/dx है, एक बार अवकलन को हम 0 के बराबर दिखाते हैं। तो एक बार जो अवकलन हुआ है उसका मान कितना आया, तो आप कहेंगे 2x माइनस, इसको गुणा कर लीजिए, 15 दूना 30 और -2 का x से करोगे तो प्लस का 2x हो जाएगा बराबर 0। 2x मिलके कितना हो जाएगा, 4x - 30 बराबर 0। 4x बराबर 30 उधर जाएगा +30, तो x बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा 4, काटिए 15/2 आएगा। ठीक, x बराबर कितना आएगा 15/2। x बराबर 15/2 पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, जो दोबारा अवकलन किए d2s/dx स्क्वायर। तो d2s/dx स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी पहले से 3 है और 3 में कहीं x है नहीं, तो x का मान रखेंगे क्या, कुछ भी नहीं रखेंगे, अर्थात x बराबर 15/2 पर हमें जो है d2s/dx स्क्वायर का मान क्या मिल रहा है, धनात्मक मिल रहा है। मिल रहा है धनात्मक कि नहीं मिल रहा, और धनात्मक मिला तो इसका मतलब x बराबर 15/2 पर जो फलन है हमारा, ठीक है, वो क्या है, जो s है वो क्या है, निम्निष्ठ है या न्यूनतम है, सीधी सी बात। और आपको यही चीज़ दिखाना था कि निम्निष्ठ दिखा दो। तो किस मान के लिए निम्निष्ठ हुआ, x बराबर 15/2 के लिए। तो जो संख्या होगी वो कितनी होगी भैया, 15/2। यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान था, लेकिन कई बार एग्जाम में आया तो मैंने सोचा इसको भी यहाँ पर ले लेते हैं। बाकी तो जो 4 क्वेश्चन बताएं वो तो सबसे मेन है, उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट होना है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल भी जाएगी तब भी आप कर ले जाओगे, इतना मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। चलिए, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।